वेलकम प्रिय छात्रों, सभी का आपका फिर से एक बार हमारी लाइव क्लास में स्वागत है। तो आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे जो प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन वो हम करेंगे जो आपके RUHS इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये RUHS इंट्रेंस एग्जाम में नहीं बल्कि आने वाले कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपकी जो नेट की एग्जाम हो, चाहे आपकी जो BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा हो, उसमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आज प्लांट रिप्रोडक्शन से आपके लिए अच्छे अच्छे 30 क्वेश्चन चुनकर लाया हूँ, जिनका हम विस्तारपूर्वक इस सेशन में जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को, काफ़ी सारे स्टूडेंट कल कमेंट कर रहे थे कि सर काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, तो इस बार मैं आपके जो इंट्रेंस एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें काफ़ी सारे हार्ड भी क्वेश्चन होंगे, काफ़ी सारे सरल क्वेश्चन भी होंगे। तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। तो आज हो चुके हैं, यहाँ पर सबसे पहले डेट डाल देते हैं हम। सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मेन से ना टाइम टेबल देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, सेकंड क्लास आज आपकी लग रही है 7 PM पर, जनवरी 5। फिर कल आएगी यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित, कल करेंगे पार्ट फर्स्ट। और फिर फोर्थ क्लास होगी जनवरी, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया 7 जनवरी, क्योंकि छक को ये है 7 जनवरी 7 PM रोजाना आपकी 7 जो है हमेशा 7 बजे ही क्लास होगी। तो स्टूडेंट, इसमें आपको करवाया जाएगा प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, MCQs, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर। आपको टेस्ट के हिसाब से देना है, और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका मतलब कितनी प्रिपरेशन और कितनी प्रिपरेशन करनी बाकी है। तो टेस्ट को पूरा दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आपका मेन टॉपिक है उनसे। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले कल का टॉपिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कल का टॉपिक ये होगा बच्चों, कल का होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित। ये जो है ये कल आएगी ये क्लास। तो कल 7 बजे ये क्लास आएगी। आज हम करेंगे केवल प्लांट रिप्रोडक्शन। ये क्लास कल आएगी पार्ट फर्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। तो चलिए आज का सेशन है वो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि सभी स्टूडेंट को आसानी से दिख सके। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, एंड्रोसियम जाइनोसियम दोनों दोनों मतलब जो एंड्रोसियम और जाइनोसियम जो दोनों पार्ट है जिस पुष्प में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट को यह नहीं पता कि सर एंड्रोसियम कैसे कहते हैं, जाइनोसियम। यानी कि एंड्रोसियम मतलब पुमंग, और यहाँ पर जाइनोसियम का मतलब होता है आपका जायांग। तो जिस पुष्प में पुमंग यानी कि जो आपका नर नर होता है उसमें पुमंग पाया जाता है, और जायांग दोनों पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। नर युग्मक पुमंग और मादा युग्मक जायांग दोनों जिसमें उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। पुमंग और जायांग, इसका हिंदी अर्थ ये है दोनों जो जिस यानी कि दोनों मतलब युग्मक है जिस फूल में पाए जाते हैं। उभयलिंगी पुष्प, अंतर, पुंकेसर या फिर उभयलिंगी फूल क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक कॉमन आंसर यहाँ पर कॉमन है, यह मिस प्रिंट हो गया छपने में, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, उभयलिंगी फूल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी फोर्थ में भी उभयलिंगी फूल है, यह मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रख लें, इंग्लिश वर्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है इंग्लिश में। यानी कि जो आपके पेपर लैंग्वेज होगा इसमें इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाएगी। तो एंड्रोसियम का मतलब आप अभी से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। एंड्रोसियम मतलब पुमंग, और जाइनोसियम मतलब क्या होता है यहाँ पर, जायांग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। यानी कि जो आपका परागकोश होता है उससे वर्तिकाग्र तक जो पराग आते हैं उसके स्थानांतरण को क्या कहते हैं। परागण, निषेचन, दत्तक ग्रहण या प्रसार, बताइए स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन सभी ने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा परागण। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि परागकोश से जो पराग है वो वर्तिकाग्र पर आते हैं, उसके स्थानांतरण को परागण यहाँ पर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, मादा जनन केंद्रक का नर जनन केंद्रक के साथ संलयन क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। यानी कि इसमें पूछा है जो
मादा जनन केंद्रक है उसका नर जनन केंद्रक के साथ जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं? दत्तक ग्रहण, मलत्याग, निषेचन या फिर पुनर्जनन? बताइए स्टूडेंट। तो एकदम आसान है, सभी को पता है, निषेचन कहते हैं मादा जनन केंद्रक और नर जनन केंद्रक के जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? निषेचन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट कल बोल रहे थे कि सर हार्ड क्वेश्चन लेकर आते हूँ, तो कल मैंने इसलिए सेलेक्ट किए थे क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हार्ड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कई बार। तो फर्स्ट आपका ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे नो डाउट। तो आपका इसमें क्या होगा? निषेचन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है, सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परागनली के सिरे पर, जो आपकी परागनली होती है उसके सिरे पर दो केंद्रक क्या कहलाते हैं? परागनली के सिरों पर सभी को पता है दो केंद्रक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस और एक जेनरेटिक न्यूक्लियस, शुक्राणु और डिंब, जेनरेटिव न्यूक्लियस या फिर स्टिग्मा, ट्यूब नाभिक और शुक्राणु। जो दो केंद्रक होते हैं परागनली के सिरे पर, सभी को पता है कितने केंद्रक होते हैं? दो। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है, उन दोनों को क्या कहते हैं? दो आपको दे रखा है, तो इसमें बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोनों को क्या कहते हैं? फर्स्ट को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और सेकंड को क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें राइट ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आज जो मैं देख पा रहा हूँ सही भी आ रहे हैं। अगला है आपका सामने जनरेटिव न्यूक्लियस, यानी कि आप काफ़ी सारे कहेंगे सर जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है? इसका अर्थ होता है जनन केंद्रक। जनरेटिव मतलब जनन केंद्रक। कि जनन केंद्रक के डिवाइडेशन से क्या बनता है, यानी कि जो जनन केंद्रक होता है उसका आपको सभी को पता है डिवाइडेशन होता है, तो उससे क्या बनता है? दो नर नाभिक, तीन पुरुष नाभिक, दो महिला नाभिक, तीन महिला नाभिक। बताइए स्टूडेंट, जनन केंद्रक के विभाजन से क्या बनता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, दो नर नाभिक। सभी स्टूडेंटों का सही आ रहा होगा। वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आपके RHS में पूछे जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। आप तो सिंपली इन MCQs को करते जाए जब तक आपकी एग्जाम नज़दीक न आती जाए। तो यहाँ पर आप फालतू बातों में नीचे कमेंट न करें, जो मतलब राइट आंसर है उसी का कमेंट करें, और आपको अगर डाउट है तो भी क्वेश्चन करें। बाकी आप कमेंट पर ध्यान न दें, यहाँ पर जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान दें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और आपके जो क्वेश्चन आंसर करने की हैबिट है वो बढ़ सके। तो यहाँ पर जनन केंद्र के विभाजन को क्या कहते हैं? किन भागों में विभाजित होता है जनन केंद्रक? दो नर नाभिक के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जो जितने भी बुक है BSc नर्सिंग की, और जितने की आपके प्रीवियस ईयर के पेपर लगे हैं उनमें से क्वेश्चन बुक में भी से लेकर आया हूँ, पेपर में से लेकर आया हूँ, और जितनी भी बड़ी कोचिंग है नीट की उनमें भी सिलेक्ट करके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यानी कि पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए, सभी के लिए आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इनको कोशिश करिए कि इनको अधिक से अधिक सही करने की। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको दे रखा है, भ्रूण थैली किसके अंदर स्थित होती है? कलंक, बीजांड, माइक्रोपाइल, अंदाज। बताइए स्टूडेंट, भ्रूण थैली किसके अंदर स्थित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, कलंक। इस प्रकार के शब्द भी आएंगे स्टूडेंट। तो इसका अगला क्वेश्चन अगले जो है, अब भ्रूण कोश कैसे बनता है? देखिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, या इसकी क्रियाविधि आपको पता होनी चाहिए कि भ्रूण कोश कैसे बनता है। वेरी वेरी सिंपल है, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप डिटेल वाइज NCERT में ये आपको दिया हुआ है, NCERT और RBSc दोनों में दिया हुआ है कि भ्रूण कोश कैसे बनता है। इसको एक बार रीड आउट कर लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। परागनली का एक केंद्रक तथा अंडाणु का द्वितीय केंद्रक में विकसित होता है, तो मतलब क्या बनता है? बताइए स्टूडेंट, परागनली का एक केंद्रक अंडाणु का द्वितीय केंद्रक में विकसित होता है, यानी कि जो परागनली होती है। अब क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो इस कारण आते हुए भी वो गलती कर बैठते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पर दो बातें दी हुई है। एक फर्स्ट बात आपको दी हुई है, परागनली का एक केंद्रक,
ये फर्स्ट बात यहाँ पर बोली हुई है। सेकंड बात यहाँ पर बोली हुई है अंडाणु का द्वितीय केंद्रक। ये बात हमें बताई गई है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि परागनली का एक केंद्रक किस में ट्रांसफर होता है, अंडाणु के द्वितीय केंद्रक में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, जो ये बदलते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कलंक, एंडोस्पर्म, परागकेसर रखने वाला फूल परागण और पुंकेसर पुष्पकेसर। बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा। परागकेसर रखने वाला फूल का बाग। बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया लिखने में, बाकी मैं इसको बाद में बता दूंगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। राइट ऑप्शन होगा परागकेसर रखने वाला फूल का बाग या फिर पराग इसे बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। दत्तूरे के फूल के डंठल को किसके आधार पर जाना जाता है। जो आपका दत्तूरा का फूल होता है उसका जो डंठल होता है उसके आधार पर, मतलब उसके आधार पर जाना जाता है। डंठल, कोरोला, बाह्यदल, थैलेमस। बताइए स्टूडेंट। दत्तूरे के फूल के डंठल को उसके आधार पर किस नाम से जाना जाता है। नीचे कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। दत्तूरे के फूल के डंठल को उसके आधार पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, डंठल के नाम से उसे जाना जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सही भी करें, ऑल द बेस्ट, क्योंकि ऐसे करते जाए। अगर आप मतलब काफ़ी सारे ये देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं, उन्हें नर्वस होने की चिंता नहीं है। आप जैसे भी, मैं पहले आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर के मैं एमसीक्यूज कल करवाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया आज कि मैं कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज कराऊंगा। तो आपको पहले से चैप्टर क्लियर करके आना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिस आपको पहले से पढ़कर आना है, ताकि इसमें एमसीक्यूज है वो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन, ताकि मैं जो एमसीक्यूज क्लास लेकर आऊँ उसमें आप अपना 100% देख सकते हो। और काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आप सही भी कर पाओगे, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा तथा आपको यह पता चलेगा कि वास्तव में मुझे कुछ आता है स्टूडेंट। तो आपको इससे आपका सेल्फ मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको कल कौन सा चैप्टर क्लियर करके आना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कल मैं इसके क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आप पहले पढ़कर आओगे तब आप आसानी से कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डंठल। दत्तूरे के फूल के डंठल को उसके आधार पर किस नाम से जाना जाता है, यानी कि डंठल के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुष्प के नरजनन अंग पुंकेसर सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। यानी कि पुष्प का जो नरजनन अंग होता है और पुंकेसर होता है उसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। पुमंग, रेशा, परागकेसर रखने वाला फूल का बाग या फिर जायांग। बताइए स्टूडेंट क्या कहलाता है। नरजनन अंग और पुंकेसर दोनों को एक रूप से मिला दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें एक सेलेक्ट करना है आपको, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, सभी ने सेलेक्ट कर लिया और कमेंट भी करते जाना है साथ ही साथ, ताकि आपको पता चल सके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पुमंग। वेरी सिंपल। यानी कि पुमंग में क्या होते हैं, एक तो पुमंग में क्या होता है, एक तो जनन अंग होता है और साथ ही क्या होता है, पुंकेसर। ये दो भाग होते हैं पुमंग के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिन्होंने कुछ स्टूडेंटों ने तो पढ़ा नहीं है, इसलिए तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आप पहले नहीं पढ़े हो, ताकि आपको यहाँ पर जब एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो, पहले इन क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन है आपको, गाइनोइकियम का दूसरा नाम क्या है। यह आपको क्वेश्चन है। जो आपका गाइनोकियम है उसका दूसरा नाम आपको बताना है। पुष्पयोनि, कलंक, पुमंग, अंदाज। बताइए स्टूडेंट। गाइनोइकियम नाम भी बहुत ही अजीब है। इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, यह आप ध्यान रखना कि ये जो शब्द आ जाता है गाइनोइकियम, इसको क्या कहते हैं, पुष्प योनि। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, फूल वाले पौधों में क्रियात्मक मेगास्पोर विकसित होता है।
जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें क्रियात्मक मेगास्पोर विकसित होता है? एंडोस्पर्म, बीजांड, भ्रूणथैली या फिर भ्रूण? बताइए स्टूडेंट। आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फूल वाले पौधे में क्रियात्मक मेगास्पोर विकसित होता है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो फूल वाला पौधा है उसमें जो मेगा स्पोर होता है वो किस में ट्रांसफर होता है? एंडोस्पर्म में, बीजांड में, भ्रूणथैली में या फिर भ्रूण में? यह आपको पूछा गया है। सेलेक्ट कर लिया होगा तो इसका आंसर होगा भ्रूणथैली में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, और आपको एंजियोस्पर्म के बारे में भी पढ़ा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन ऑटोगेमी के समान है लेकिन इसके लिए परागकणों की आवश्यकता होती है? यानी कि इसमें से कौन है जो किसके समान है? ऑटोगेमी के समान, ऑटोगेमी के समान है। देखिए स्टूडेंट, आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें इंग्लिश के एक जो है आपसे क्वेश्चन में एक जो वर्ड है इंग्लिश के इस्तेमाल होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें ऑटोगेमी इंग्लिश का वर्ड है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए इंग्लिश का वर्ड ऑटोगेमी को क्या कहते हैं हिंदी में। तो आपको गूगल पर सर्च कर लेना, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, HW। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे शब्द है वो हिंदी में बहुत ही कम आते हैं, ऑटोगेमी लिखा होता है हिंदी में भी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी कुछ को पता होगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऑटोगेमी के समान है लेकिन इसके लिए परागकणों की क्या होती है? आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन यानी कि आपको ऑप्शन 4 दे रखे, इसमें बताना है। जिटोनोगेमी, क्लिस्टोगेमी, अपोगेमी, क्लिनोगेमी? बताइए स्टूडेंट। तो इसमें आएगा गिटोनोगेमी, इसका करेक्ट आंसर होगा गिटेनोगेमी। तो ये जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो नोट कर लेगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से भी हम लेकर आए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। किल्लीफोरम उपकरण सभी को पता होगा, ये इसका नाम सुना भी होगा जब आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी। किल्लीफोरम उपकरण, इसका क्या कार्य है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। किल्लीफोरम उपकरण का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, परागनली के प्रवेश को मार्गदर्शन करना। ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र पर उपयुक्त परागकणों की पहचान करना। ऑप्शन सी, अमृत पैदा करना। ऑप्शन 4 आपका दे रखा है, जनरेटिव सेल के विभाजन में उत्तेजित करना। बताइए स्टूडेंट कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? तो आपको सभी को पता है किल्लीफोरम उपकरण का कार्य है परागनली के प्रवेश में जो मार्गदर्शन करने का ये कार्य करता है स्टूडेंट। परागनली इसी के द्वारा आती है, परागनली के प्रवेश में मार्गदर्शन करने का कार्य क्या करता है? किल्लीफोरम उपकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, भ्रूणकोश के बाहर पोषक तत्व के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? जो आपको पता है जो भ्रूणकोश होता है उसके बाहर पोषक तत्व होते हैं, भ्रूणकोश इसके बाहर पोषक तत्व होते हैं, तो उस पोषक तत्व में वजन भी होगा, आपको पता है द्रव्यमान। तो उन पोषक तत्वों के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? पुरस, फली, बाह्य त्वक स्तर या फिर पेरिस्पर्म? बताइए स्टूडेंट, कमेंट करते जाना आपको जो भी राइट ऑप्शन होगा इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, पेरिस्पर्म। यहाँ पर आ जाएगा पेरिस्पर्म, करेक्ट आंसर होगा। भ्रूणकोश के बाहर, याद रख लेना इस बिंदु को, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है वो अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया करो कि भ्रूणकोश के बाहर पोषक तत्वों के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके BSc नर्सिंग में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने बता दिया कि संडे को होगी। संडे को कब होगी उसका मैंने सेशन अपलोड कर दिया। आपके एग्जाम का भी लगभग 15 दिन मुश्किल से बचे हैं, 15 या 20 दिन आपके पास एग्जाम में बचे हैं, मुश्किल से 15 या 20 दिन। इन्हीं दिनों में आपको तैयारी करनी है या आपको टारगेट रखना है। तो 15 या 20 मेरी क्लास होंगे जो भी रोजाना MCQ क्लास, उसमें से लगभग
15-20 के हिसाब से देखिए तो लगभग में 1000 या 500 1000 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा। 1000 क्वेश्चन में लगभग आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री के आने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराओ, तो इसके बाद बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री क्या नंबर है। तो मैं मेन क्वेश्चन सेलेक्ट करके आ रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, पहले तैयार हो जाओ कि आप ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से। क्वेश्चन आपका कि भ्रूणकोश के बाहर पोषक तत्वों के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पेरिस्पर्म, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें बताना है कौन सा जो आपका जो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पोरोजेनेस उत्तक अगुणित होता है, पराग की कठोर बार वाली परत को इंटिन कहा जाता है। फोर्थ दे रखा है टेपेटम विकासशील पराग को आएगा यहाँ पर, टेपेटम विकासशील पराग को पोषण करता है। फोर्थ आपका दे रखा है माइक्रोस्पोर्स एंडोथीसियम द्वारा निर्मित होती है। बताइए कौन सा इसमें सही आंसर है, क्योंकि इस 4 लाइनों में से सिर्फ एक ही लाइन सही होगी। पढ़ रखा होगा आपने अच्छी तरीके से। तो मैं राइट ऑप्शन आपको बताता हूँ कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका स्पोरोजेनेसिस उत्तक अगुणित होता है, ये गलत लाइन है यहाँ पर, ये करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ सेकंड आपका दे रखा है पराग की कठोर बाहरी परत को इंटिन कहा जाता है, यह भी गलत है, इस इंटिन नहीं कहा जाता। तो आपको यह पता होना चाहिए कि फिर क्या कहा जाता है, ये भी आपको यानी कि अपोजिट सोचना है, तभी आप अच्छा बेटर कर पाओगे। टेपेटम विकासशील पराग को पोषण प्रदान करता है, ये राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो आपकी टेपेटम परत होती है, आपको पता होगा टेपेटम परत, इसमें इसको पढ़ा होता टेपेटम परत, इसका क्या कार्य होता है। काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेपेटम परत का क्या कार्य होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, टेपेटम विकासशील परागों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और फोर्थ नंबर का गलत होगा माइक्रोस्पोर्स एंडोथीसियम द्वारा निर्मित होते हैं, ये गलत होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड 15 नंबर के क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फल पार्थेनोकार्पी द्वारा निर्मित होता है। बताइए स्टूडेंट, यानी कि इनमें से आपको दे रखा है बैंगन, सेब, केला, कटहल, इनमें से ऐसा कौन सा फल है जो किसके द्वारा निर्मित होता है, पार्थेनोकार्पी के द्वारा निर्मित होता है। आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कल भी लेकर आया था, ऐसा क्वेश्चन जिन स्टूडेंट ने कल वाली क्लास देखी थी वहाँ पर भी था ऐसा क्वेश्चन। तो पार्थेनोकार्पी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड केला। जैसा मैंने बताया था केला क्या है, पार्थेनोकार्पी के द्वारा निर्मित होता है, याद रखना आपको पार्थेनोकार्पी। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपको, 17 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्पीय पौधों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जिसमें निषेचन नहीं होता फिर भी किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, नवोदित, अपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन, दैहिक संकरण। बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा इसमें राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें अपोमिक्सिस, जिसमें क्या होता है बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, अपोमिक्सिस। ये वर्ड आपको अपनी कॉपी में लिखने ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हिंदी में न देकर अपोमिक्सिस ज़्यादा देता है कि बिना निषेचन के बीज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, एक एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होता है। बताइए स्टूडेंट, जो आपके एंजियोस्पर्म पादप हैं उनमें मेगास्पोर विकसित होता है, एंडोस्पर्म, भ्रूणथैली या फिर बीजांड। बताइए स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड भ्रूणथैली। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ, दोबारा से आपकी जो काफ़ी सारे स्टूडेंट लगभग सही इसमें किया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, पुरस्कार और आकर्षित करने वालों के लिए आवश्यक है। यानी कि ऐसे कौन से
मतलब ऐसे कौन से पादप हैं जो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जो आपके परागकण हैं उनको आकर्षित करते हैं अपने फूलों के द्वारा। और किसी जो आपने परागण चैप्टर में पढ़ा होगा कि पुष्प है, जो जो कुछ पुष्प होते हैं परागकणों को किसके द्वारा आकर्षित करते हैं, जैसे यहाँ पर सुगंध के द्वारा, रंग के द्वारा, इस प्रकार से कलर के द्वारा, इस प्रकार से आकर्षित करने के लिए क्या आवश्यक है, कौन से पादप कहलाते हैं, एंटोमोफिली, क्लिस्टोगेमी, एनेमोफिली, हाइड्रोफिली। बताइए स्टूडेंट, और इनका आपको मतलब भी पता होना चाहिए स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटेमोफिली। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको एक बार ये बता ही देता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है चार का, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार। तो चलिए आपको मैं इसका मतलब बता ही देता हूँ। सो स्टूडेंट मैं 1 बाय 1 इनका मतलब बताता जाता हूँ, अपनी कॉपी में नोट करना आपको। सबसे पहला है एंटोमोफिली। इसका मतलब होता है हिंदी में कीट परागण, यानी कि जो कीटों के द्वारा परागण होता है उसे कहते हैं यहाँ पर हम कीट परागण। अब अगला आता है आपका क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी होता है, तो आपको ये एक स्थिति है जो स्वपरागण की स्थिति है। ये किसकी स्थिति है, स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं आपको सभी को पता है। पुष्प में जब नर नर अंग और या पुंगक युग्मक जो पुष्प में स्थित होते हैं और पुष्प में जो स्वपरागण होता है उससे कहते हैं, उसमें एक स्थिति है, यानी कि जब पुष्प के पंख बंद होंगे, आपको पता है जब बंद होंगे तो बाहर से इसमें क्या होता है क्लिस्टोगेमी में, इसमें पुष्प के पंख है वो बंद होते हैं। जब बंद होते हैं तो बाहर से परागण नहीं आ पाएगा। जब परागण नहीं आ पाएगा तो यानी कि आपको सभी को पता है स्वपरागण होगा, तो उसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी, उस स्थिति को। चलिए आपको थोड़ा इसके अंदर समझाते हैं इसमें डिटेल वाइज। सो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो क्रिस्टोगेमी। क्रिस्टोगेमी का हिंदी में अर्थ होता है अनुन्मील्य परागण। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस लेख में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ पुष्प के यानी कि कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, यानी कि कभी खुलते नहीं है, अर्थात खुलते नहीं है, उसे कहते हैं बंद पुष्पी या क्लिस्टोगेमी भी कहते हैं। इनमें आवश्यक रूप से स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि पुष्प बंद रहेंगे तो स्वपरागण ही होगा। ऐसे में पुष्पों के परागकोश बंद पुष्पी अवस्था में परिपक्व होकर फट जाते हैं और इनसे परागकोश मुक्त होकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यानी कि जो अगर बंद पुष्प होंगे तो परागकोश क्या है उसी पुष्प के अंदर फट जाएंगे और परागण उसी की जो वर्तिका है उसी पुष्प की उस पर गिर जाएंगे, तो स्वपरागण हो जाएगा, क्योंकि परागण बाहर नहीं जा पाएंगे बंद पुष्प के कारण। कुछ पौधों में जैसे ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ये बोकना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। स्वपरागण का जो इस क्लिस्टोगेमी का उदाहरण है। पुष्प भूमिगत स्थिति में पाया जाता है, अतः इनके जो फूल है उनको खुलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर अन्य उदाहरण, ये उदाहरण आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है, ये रट लेना उदाहरण, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वायोला, इम्पेंशेंस, मूंगफली, खट्टी पुट्टी जनकस, शुब्युलेरियस, ये आपको याद कर लेना। ये उदाहरण है वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना अभी। इसमें ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लिस्टोगेमी के उदाहरण बताइए निम्न में से कौन है, तो इसमें आपको दे रखा है यहाँ पर जो आपको ये उदाहरण दे रखे हैं ये आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया क्लिस्टोगेमी। अब अगले की बात करते हैं एनिमोफिली किसे कहते हैं स्टूडेंट। अब अगला आपका दे रखा है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है यानी कि जो वायु के द्वारा परागण होते हैं, यानी वायु एक स्थान से परागण को दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उससे कहते हैं वायु द्वारा परागण। इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज। अगला है यहाँ पर हाइड्रोफिली, यानी कि इसके द्वारा जल के द्वारा परागण, यानी कि जल के द्वारा परागण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे कहते हैं जल के द्वारा परागण। तो ये होता है परागण। यदि आप कहोगे तो परागण की अलग से क्लास लगा देंगे जिसमें आपको पोलिनेशन के बारे में पूरा समझाया जाएगा। यदि आप नीचे कमेंट करते हो तो हम अलग से उसकी क्लास लगा देंगे, उसमें आपको पूरा बता देंगे। तो स्टूडेंट ये है आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कल वाले क्वेश्चन में, जो कल वाला जो मैंने पेपर कराया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर उसमें हार्ड क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उस पेपर में से, वो आपको करवा देता हूँ, फिर आप क्लास को कंप्लीट करते हैं। फिर कल से आपकी क्लास कौन सी होगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए उसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे और करवा देते हैं। सो स्टूडेंट आपके सामने इसमें पूछा गया है कि परागकण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है, ये बताइए स्टूडेंट। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपसे, परागकण की आंतरिक भित्ति किसके द्वारा बनी होती है।
बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा? स्पोरोपोलिन, पेक्टिन, सेलुलोज या फिर 2 व 3 दोनों? जो आपका परागकण होता है उसकी आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपने करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा दिया परागकण वाले चैप्टर में से। इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि पेक्टिन और यानी कि सेलुलोज दोनों की जो परागकण की आंतरिक भित्ति है पेक्टिन और सेलुलोज दोनों की यहाँ पर बनी हुई थी। ये याद रखना स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका और अगला क्वेश्चन है आवर्तबीजी पादपों में परागण द्विकोशिकीय चरण में जड़ते हैं। यानी कि जो परागण है वो आवर्तबीजी पादप होते हैं, आपको सभी को पता आवर्तबीजी पादपों में जो परागण होते हैं वो जो पुष्प है उनसे जड़ जाते हैं। तो वो मतलब द्विकोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। तो कितने डिग्री पर यानी कि कितने % पादपों में द्विकोशिकीय स्थिति में जड़ते हैं? 40%, 30%, 50% से अधिक या फिर 60% से कम? यह बताना स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था स्पेशली 60% से कम। तो स्टूडेंट ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। ये आज के सेशन का अंतिम व लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, परागण से संबंधित ही क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको आसानी से रीड आउट करना है और सही करना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। जैसे वायु परागण होता है, वायु परागण को अभी मैंने क्या बताया आपको याद रखना है। वायु परागण को क्या कहते हैं यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि वायु परागण को क्या कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया एनिमोफिली। वायु परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण को एनिमोफिली भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, वायु परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। कौन सा लक्षण इस प्रकार के परागण के लिए सही नहीं है? यानी कि जो आपके वायु के द्वारा परागण होते हैं उसमें से कौन सा, जो 4 टर्म्स दे रखी है वो कौन सा सही नहीं है? कम खुशबू युक्त आकर्षक पुष्प, अत्यधिक संख्या में परागण, रोमिल तथा चिपचिपी वर्तिकाग्र पुष्प सामान्यतः एकलिंगी होते हैं। बताइए स्टूडेंट। तो ये देखिए वायु के द्वारा जो जिन पुष्पों में परागण होता है उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? सेकंड कंडीशन है अत्यधिक संख्या में होंगे, यह कंडीशन सही है। जो वायु के द्वारा होते हैं उसमें अत्यधिक संख्या में परागण होते हैं। सेकंड है रोमिल व चिपचिपी वर्तिकाग्र, यानी कि जो वर्तिकाग्र है उसका चिपचिपा होता है, यह भी सही है। थर्ड है पुष्प सामान्यतः एकलिंगी होते हैं, इसीलिए तो परागण होता है। द्विलिंगी होंगे तो परागण सौ परागण हो जाएगा, तो एकलिंगी में हमेशा क्या होता है? परागण होता है। तो इसमें कम खुशबू युक्त तो आकर्षक पुष्प, यानी कि आकर्षक नहीं होते, आकर्षक तो यानी कि जो कीट होते हैं उनके द्वारा होता है, एंटीमोफिली कीट के द्वारा। तो ये इसमें जो है लक्षण सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पर आज की क्लास है, इसमें से मतलब इतने ही क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ। अगले यानी कि अगली क्लास कौन सी होगी चलिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। सभी ने आज की क्लास में बहुत ही एंजॉय किया होगा, सभी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही हुए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेकर आए और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इनसे भी अधिक अच्छे क्वेश्चन और मैं लेकर आऊँगा ताकि आपको प्रिपरेशन में बहुत ही आसानी हो। तो आगे की क्लास कौन सी होगी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। पार्ट फर्स्ट इसका आने वाला है अगली क्लास में। कल 7 बजे तैयार रहना, और कल 7 बजे भी नहीं हो तो जब भी यह क्लास होगी उससे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। और इन सभी क्लासों की PDF जो फाइल है वो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगी। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वो नीचे दिया हुआ आपको आसानी से। तो स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। स्टूडेंट जितने भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ एक बार जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करोगे तभी आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को जानने से पहले सभी स्टूडेंट, अभी मैं देख पा रहा हूँ कितने लाइक करेंगे, सभी एक बार इसको लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लगभग 100 से अधिक लाइक होने चाहिए अभी के अभी। स्टूडेंट फटाफट करवा दीजिए 100 से अधिक लाइक, इससे और भी अधिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तो इसमें लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जहां पर मैं लेकर आता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर, आपके एग्जाम की NCERT RBSE सभी बुक्स में से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो कल मिलते हैं आपको किस चैप्टर के साथ? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर सभी स्टूडेंट्स।